अच्छा, कल हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चंस कर रहे थे। थोड़े से और क्वेश्चंस करते हैं, फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है आज। क्वेश्चन 9 में इज सेइंग अ स्टूडेंट वांट्स टू कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट टू फॉलो द रेट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मार्बल चिप्स। Which diagram shows the apparatus that is suitable for this experiment? अच्छा, अब we know we can measure the rate of a reaction by two methods. One is change in mass method, the other one is change in volume method. अच्छा, जो हमने apparatus बनाए एग्जैक्टली वैसे तो नहीं बने हुए, बट इसमें किसी ऑप्शन में ये तो नहीं लिखा हुआ ना none of the above, मतलब you have to choose the best suitable apparatus that we can use to measure the rate of a reaction either by the change in mass method or by the change in volume method. If we see the apparatus one, here we can see that we have marble chips, that is calcium carbonate in hydrochloric acid. The reaction will happen and the carbon dioxide gas will be evolved out. अच्छा, ये carbon dioxide gas is passed through the water and into the measuring cylinder. Measuring cylinder हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था when we were studying salt preparation, titration वाला जो हमारा पार्ट था उसमें। तो measuring cylinder इज इन्वर्टेड हियर, मतलब उल्टा करके रखा हुआ है मेजरिंग सिलेंडर को। तो इसमें जो गैस प्रोड्यूस्ड होगी इट विल बी कलेक्टेड ओवर द वाटर अबव द वाटर हियर मेजरिंग सिलेंडर में। अब फॉर एग्जांपल गैस ऊपर कलेक्ट होगी तो वाटर जो का लेवल है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो कितना वाटर नीचे आया है, दे आर ग्रेजुएशंस गिवन ऑन द मेजरिंग सिलेंडर, तो वो रीड आउट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कितनी गैस कलेक्ट हुई है ऊपर। So we can measure the change in volume of a gas or the volume of a gas produced, and all, obviously by measuring the time along with it through the stopwatch we can measure the rate of a reaction. The experiment one, yes, हम use कर सकते हैं experiment one को to measure the rate of a reaction, right? Then about experiment two में we have mass balance. They are not using conical flask over here. Best thing would be to use the conical flask with the cotton wool on its mouth, but यहाँ पे इन्होंने बीकर लिया हुआ है, तो दिस विल डू, हमारा काम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इवॉल्व आउट होगी इसमें से, तो देयर विल बी अ चेंज इन मास, एंड द चेंज इन मास पर यूनिट टाइम निकाल के हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर सकते हैं। तो टू भी हो सकता है। अच्छा, ये जो अपैरेटस 3 दिया हुआ है हमें, इसमें ना तो मास बैलेंस है, और इसमें ऊपर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब गिरा दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस होगी वो भी हम किसी भी तरह कलेक्ट नहीं कर रहे, वो तो एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाएगी। तो इट मीन्स के इसमें ना तो मैं चेंज इन मास मेजर कर सकता हूँ ना चेंज इन वॉल्यूम मेजर कर सकता हूँ। तो apparatus 3 कैन नॉट बी यूज टू मेजर द रेट ऑफ अ रिएक्शन। As far as is experiment 4 is concerned, here we can see we have gas syringe and we are adding acid from a device into marble chips. तो इसमें क्या होगा, अ गैस विल बी प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कलेक्ट हो जाएगी गैस सिरिंज में। यस, 4 भी कर सकते हैं, तो 1 2 एंड 4। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक है भाई, समझ आ गया सबको, आगे बढ़े। बिल्कुल अब्दुल्ला, एटीपी भी आता है इस चैप्टर से। यूजुअली अपैरेटस के बारे में पूछ रहा होता है, तो हम इसका एटीपी भी करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है द फॉलोइंग चेंजेस कुड बी मेड टू द कंडीशंस इन द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हिच पेयर ऑफ चेंजेस विल इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो ये तो इजी है ना, इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ द एसिड, यस दिस विल इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन। अच्छा, इंक्रीज इन पार्टिकल साइज इंक्रीज करने का मतलब है आपने सरफेस एरिया डिक्रीज कर दिया है, विच विल डिक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो एक्सपेरी जो स्टेटमेंट 2 है उसमें रेट ऑफ अ रिएक्शन डिक्रीज होगा। देन इंक्रीज इन प्रेशर ऑन द सिस्टम। जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज होता है, लेकिन सिर्फ तब जब आपके पास रिएक्टेंट जो होते हैं वो गैसेस होते हैं। ठीक है, गैसियस रिएक्टेंट्स। तो हमारे पास इसमें जिंक है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है तो वो हम एक्वस फॉर्म में लेंगे, जिंक जो है वो सॉलिड होता है। तो इनमें से कोई भी रिएक्टेंट जो है वो गैस नहीं है, तो प्रेशर इंक्रीज करने से रेट ऑफ अ रिएक्शन अफेक्ट नहीं होगा। तो इंक्रीज इन प्रेशर वोंट अफेक्ट द रेट ऑफ अ रिएक्शन इन दिस केस। अगर गैसियस रिएक्टेंट्स होते हैं तो ही प्रेशर इंक्रीज करने से रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज होता है।
और स्टेटमेंट 4 है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है क्योंकि पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, हेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीजेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 4। हसन एटीपी इसका करना है। मैंने ये कहा था कि हम साथ करेंगे कुछ चैप्टर्स का एटीपी ना, एनर्जेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस, इन सब का ना मिला के एक साथ करेंगे एटीपी, ये कहा था। तो एटीपी करना है, ऐसा नहीं है कि छोड़ेंगे। अच्छा जी, कॉपर टू कार्बोनेट पाउडर वाज हीटेड, द लॉस इन मास वाज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम एज शोन, ड्यूरिंग व्हिच टाइम इंटरवल इज द रिएक्शन फास्टेस्ट। तो रिएक्शन फास्टेस्ट हमारा कब होता है? जब हमारा जो ग्राफ का ग्रेडियंट होता है वो स्टीपेस्ट होता है। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है, एज रिएक्शन प्रोसीड्स, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिक्रीजेस। एज रिएक्शन प्रोसीड्स, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। इसका क्या मतलब है? इनिशियली रिएक्शन फास्टेस्ट होगा, उसके बाद जो है वो रिएक्शन स्लो होता जाएगा। तो हमारे पास क्या कहते हैं, कौन से टाइम इंटरवल पे रिएक्शन फास्टेस्ट होगा? जो सबसे इनिशियल टाइम इंटरवल दिया हुआ है ना, डेट इज 0 to 2 मिनट। इस पे ग्रेडियंट भी जो होगा वो हमारा स्टीपेस्ट है, राइट। अब ग्रेडियंट आपने इस तरह से देखना है। देखो, जब आपके पास स्ट्रेट लाइन होती है तो उसका ग्रेडियंट तो कांस्टेंट होता है। बट इफ यू हैव अ कर्व, तो कर्व का ग्रेडियंट आप कैसे देखते हो? कर्व की स्टीपनेस देख लो ना। आप कर्व पे टेंजेंट्स बना बना के देख लो। टेंजेंट्स वो लाइंस होती हैं जो कर्व को टच करके पास कर जाती हैं बट क्रॉस नहीं करती हैं। तो ये जो मैंने इनिशियली एक लाइन बनाई हुई है यहाँ पे, ये शो कर रही है ग्रेडियंट। अब मैं आगे अगर कर्व पे इसी तरह से एक टेंजेंट बनाऊंगा, देखो टेंजेंट्स का ग्रेडियंट जो है वो लेस स्टीप होता जा रहा है। सही है, वो लेटते जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है उनका ग्रेडियंट कम हो रहा है। समझ आई बात? और आप ये भी याद रखो कि जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड करता है तो इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आपका रेट ऑफ रिएक्शन बीच में भी बढ़ता है, उनकी एग्जांपल अभी मैं बताता हूँ, कराता हूँ आपको। लेकिन वो ग्राफ बना हुआ होगा तो वो हम देख के करेंगे। लेकिन हमेशा याद रखो, जब भी कर्व आपका इस तरह से बना हुआ है ना, तो इट मीन्स के ये डिक्रीजिंग कर्व है। तो इसमें हमेशा रेट जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा होगा। सही है, तो इट्स 0 to 2 मिनट्स। अच्छा, क्वेश्चन 15, थोड़ा इसका जरा आंसर बताओ। जरा गौर से पढ़ना क्वेश्चन, इसमें कुछ चेंज है क्वेश्चन में। जल्दी से आंसर बताओ, उसका क्या होगा? विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स हाउ द रेट of reaction varies with time when excess of calcium carbonate reacts with hydrochloric acid। हमने दो तरह के कर्व बनाए, चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन मास। वॉल्यूम वाला कर्व हमेशा इस तरह से बनता है, कर्व डाउनवर्ड्स। और मास वाला डिक्रीजिंग कर्व बनता है। लेकिन ये जो हमारे पास ग्राफ बना हुआ है ना, ये ना तो चेंज इन वॉल्यूम का है ना चेंज इन मास का है, बल्कि वाई एक्सिस पे देखो क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली इन्होंने प्लॉट किया हुआ है वाई एक्सिस पे। तो जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड करता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। तो अगर मैं रेट वर्सेस टाइम का कर्व बनाऊंगा तो वो हमेशा डिक्रीज होगा। तो ए और सी तो नहीं हो सकता। देखो, वाई एक्सिस पे इन्होंने रेट लिया हुआ है, मतलब डायरेक्टली स्पीड ली हुई है। अब कोई क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है वाई एक्सिस पे, वॉल्यूम या मास नहीं है। वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन है। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो इंक्रीज तो नहीं हो सकता, तो ए और सी तो हम हटा देते हैं। अब रहा हमारा बी और डी। अब बी और डी में से कौन सा होगा? अब तो दोनों में रेट डिक्रीज हो रहा है, एक में स्ट्रेट लाइन है और एक में कर्व है। देखो, हमेशा याद रखना, जब भी एज अ रिएक्शन प्रोसीड्स, जब भी कोई रिएक्शन आगे बढ़ता है तो रेट ऑफ अ रिएक्शन नॉन लीनियरली डिक्रीज होता है, लीनियरली डिक्रीज नहीं होता। तो ये पॉइंट भी अपने पास ऐड कर लो। एज अ रिएक्शन प्रोसीड्स,
reaction decreases non linearly, मतलब स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं होगा, हमेशा डिक्रीजिंग कर्व होगा रेट का भी। तो इसके हिसाब से आंसर हमारा क्या बनेगा? इट शुड बी बी। इनिशियली रेट इंक्रीज नहीं होता, देखो आप इनिशियली रेट ज्यादा होता है हुजैफा, इनिशियली रेट इंक्रीज होना एक अलग चीज है, मैं कह रहा हूँ कि रेट इनिशियली ज्यादा है। तो इनिशियली देखो वाई एक्सिस पे वैल्यू बढ़ी है ना, बट एज वी मूविंग फॉरवर्ड, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो रेट की वैल्यू देखो कम होती जा रही है। हम ये नहीं कह रहे कि इनिशियली रेट इंक्रीज होता है, इनिशियली रेट फास्टेस्ट होता है, बट एज अ रिएक्शन प्रोसीड्स आहिस्ता आहिस्ता रेट डिक्रीज होता जाता है। समझ आई बात? तो बी और डी में दोनों में इनिशियली रेट ज्यादा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है, लेकिन डी में जो डिक्रीज हो रहा है ना वो लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, रेट लीनियरली डिक्रीज नहीं होता, रेट जो है वो नॉन लीनियरली डिक्रीज होता है। गॉट इट जैफा? देखो सी में तो रेट इंक्रीज हो रहा है ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल 5 मिनट्स पे रेट देख रहा हूँ तो रेट की वैल्यू आ रही है, लेट्स से 10 आ रही है, बट आफ्टर अनदर 5 मिनट्स, लेट्स से 10 मिनट्स पे रेट की वैल्यू जो हो गई वो 30 हो गई। फिर मैं और आगे आफ्टर 15 मिनट्स मैंने देखा तो रेट की वैल्यू जो है वो और बढ़ गई। तो इसमें तो रेट इंक्रीज हो रहा है, वाई एक्सिस पे देखो रेट है, रेट ऑफ अ रिएक्शन है। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है रेट बढ़ नहीं सकता, रेट को कम होना है। अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम वर्सेस टाइम ग्राफ बनाता हूँ ना, तो उसमें देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जो प्रोडक्ट का वॉल्यूम बन रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है वो तो कलेक्ट हो रही है ना। तो पहले वो जल्दी जल्दी आ रही थी, अब वो कम कम आ रही है, मतलब पहले शुरू के 5 मिनट में वो ज्यादा ज्यादा आ रही थी, अब अगले 5 मिनट में कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस हो रही है बट कम प्रोड्यूस हो रही है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आप एक कार को ब्रेक लगा रहे हो, ठीक है, मतलब उसकी स्पीड कम कर रहे हो, तो उसकी स्पीड कम करने का मतलब क्या है कि उसका क्या डिस्टेंस आगे नहीं बढ़ रहा होगा। अगर आप फिजिक्स में ऐसे ग्राफ बनाते हो ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो अगर एक गाड़ी की स्पीड कम हो रही है तो उसका डिस्टेंस तो आगे बढ़ रहा है ना, बट उसकी स्पीड कम हो रही है, तो ओवरऑल डिस्टेंस तो इंक्रीज हो रहा होगा ना। लेकिन पहले 5 सेकंड में अगर वो फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो अगले 5 सेकंड में वो लेट से 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी, उसके अगले 5 सेकंड में वो 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी। डिस्टेंस बढ़ तो रहा है, लेकिन पहले ज्यादा ज्यादा बढ़ रहा था, अब कम कम बढ़ रहा है। ठीक है, समझ आई अब बात? इसी तरह यहाँ पे वाई एक्सिस पे इन्होंने वॉल्यूम या मास नहीं लिया हुआ है, इन्होंने रेट लिया हुआ है। तो जब भी रिएक्शन आगे बढ़ेगा रेट इंक्रीज नहीं हो सकता, रेट ने हमेशा डिक्रीज ही होना है। तो बी होगा या डी होगा? अब रेट कैसे डिक्रीज होता है? रेट नॉन लीनियरली डिक्रीज होता है, मतलब डिक्रीज इन रेट वाला ग्राफ भी कर्व बनेगा। तो ये आप अपने पास नोट टेकिंग कर लें। एज रेट ऑफ रिएक्शन, एज प्रोसीड रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस नॉन लीनियरली, और उसका कर्व जो होगा वो इस तरह का बनेगा। तो ये अपने पास एक नोट बना लो ना, नोटबुक में। वैसे ये मैं अभी अपलोड करूंगा तो इसमें ये क्वेश्चन इंक्लूडेड होगा फाइल में। रेट शुड कम टू हॉल्ट एट अ पॉइंट, ऑब्वियसली जहां पे जब ग्राफ हमारा टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसका क्या मतलब है कि रेट जीरो हो गया। या मैं चेंज इन वॉल्यूम वाला जो ग्राफ बनाता हूँ, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या मतलब है कि ग्रेडियंट जीरो है, ग्रेडियंट जीरो का क्या मतलब क्या है कि रेट उस पॉइंट पे आके जीरो हो गया, रुक गया रिएक्शन। सही है भाई, आगे बढ़े, कोई और क्वेश्चन है किसी का? चलो। Question 16 में is saying in experiment 1, an excess of finely powdered marble is added to 20 centimeter cube of hydrochloric acid. In experiment 2, carried out under the same conditions of temperature and pressure, an excess of marble chips is added to 20 cm cube. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में पाउडर्ड मार्बल लिया हुआ है, और सेकंड एक्सपेरिमेंट में मार्बल चिप्स लिए हुए हैं उसने। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या लिया हुआ है? पाउडर्ड मार्बल।
तो एक्सपेरिमेंट 1 का जो होगा वो रेट फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा? क्योंकि उसमें सरफेस एरिया ज्यादा है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस गिवन ऑफ आर डिटरमिन्ड एट इंटरवल्स एंड प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। दोनों एक्सपेरिमेंट में अमाउंट तो सेम लिया हुआ है ना, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम भी सेम है और अमाउंट ऑफ मार्बल भी सेम है, तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है वो तो सेम प्रोड्यूस हो रही होगी। तो कर्व जेड तो नहीं हो सकता किसी का एक्सपेरिमेंट का भी। अब आपको ये बस ये डिसाइड करना है कि एक्स कौन से एक्सपेरिमेंट का कर्व है और वाई कौन से एक्सपेरिमेंट का कर्व है। जिसमें मार्बल पॉटेड फॉर्म में लिया हुआ है वो फास्ट होगा, तो एक्सपेरिमेंट 1 फास्ट होगा। तो कौन सा कर्व फास्ट रिएक्शन को शो कर रहा है? कर्व एक्स, बिकॉज उसका ग्रेडियंट मोर स्टीपर है। और एक्सपेरिमेंट वाई, वाई वाला कर्व एक्सपेरिमेंट 2 को शो कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंट 2 वाई है और एक्सपेरिमेंट 1 वाला कर्व एक्स है। क्लियर है ये बातें? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20। Question 20 में is saying the rate of the reaction between a given mass of calcium carbonate and an excess of hydrochloric acid is studied by collecting the carbon dioxide gas in a graduated syringe. The results are shown in the graph. How much time is required for half of the calcium carbonate to react? अच्छा, अब तो जब कंप्लीट कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? रिएक्टेंट है ना। जब सारा का सारा कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट हो जाएगा तो रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा और उस वक्त वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस्ड हुआ है हमारे पास? वो ये वैल्यू है जो कि अराउंड 90 सेंटीमीटर क्यूब आ रही है। जब हाफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट होगा तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उस वक्त तक कितनी बनी होगी? हाफ बनी होगी, राइट। तो 90 का हाफ कितना होता है? डेट इज 45। तो 45 हमारे पास जो है वो 40 और 60 के बीच में हमारे पास 10 बॉक्सेस हैं। तो 5 बॉक्सेस पे 50 होगा और 40 और 50 के बीच में 45 होगा, समवेयर हियर। तो उस वक्त तक कितना टाइम गुजर चुका है? ये वैल्यू जो है 1 से थोड़ा सा पीछे आ रही है। तो हमारे पास 1 से कम वैल्यू जो है वो एक ही दी हुई है, 0.95 मिनट्स। हाफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस्ड हुआ है, इसका मतलब है क्या? हाफ ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट हो गया होगा ना। हाफ वॉल्यूम शोज हाफ ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेड। और कितने टाइम में हाफ ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट हुआ है वो हमने कर्व में एक्स एक्सिस से पढ़ लिया, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो 1 से थोड़ा सा पीछे आ रही है, तो वो हमारे पास एक ही आंसर दिया हुआ है 1 से छोटा, जो कि 0.95 मिनट्स है। देखो हसन, रिएक्शन जो है ना हमारा कंप्लीट कहाँ पे हुआ है? जब लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई है, वाई एक्सिस पे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम दिया हुआ है। जब वॉल्यूम जो है हमारा बढ़ना बंद हो गया है, इसका क्या मतलब है? कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है। और रिएक्शन क्यों स्टॉप हुआ है? क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास वो रिएक्ट होकर खत्म हो गया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो उसने एक्सेस में लिया हुआ है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट होकर खत्म होगा, इट मीन्स के टोटल वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का जितना बना है वो सारा का सारा कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट होने पे बना है। अब टोटल वॉल्यूम 90 cm³ बना है। तो जब हाफ वॉल्यूम बना होगा, इसका मतलब है हाफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट हुआ होगा। तो मैंने 90 का हाफ किया 45, और 45 जो है वो इस टाइम तक बन रहा है। उसने पूछा था हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट टू रिएक्ट। चलें भाई आगे, समझ आगे बढ़े। ग्राफ बेटा जीरो हो गया है ना हसन, ग्राफ जो है हॉरिजॉन्टल हो गया ना, इसका मतलब है कि अब मजीद कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रही है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बट 90 cm³ के बाद देखो, अभी 90 cm³ मैंने ग्राफ से पढ़ा है, उसके बाद ग्राफ देखो हॉरिजॉन्टल हो गया, मतलब फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ना प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है? कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट सारा का सारा रिएक्ट हो गया है। तो उस वक्त तक टोटल वॉल्यूम कितना मिला है? 90 cm³।
तो जब हाफ ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना मिलेगा? जो टोटल का मिल रहा है वो उसका हाफ मिलेगा, दैट इज 45। अब 45 मिडिल में क्यों नहीं है? मतलब आपने ये ग्राफ पढ़ना है ना, 40 और 60 के बीच में 10 बॉक्सेस हैं, तो 45 कहाँ आएगा? 40 और 60 के बीच में 50 आएगा, तो 45 40 और 50 के बीच में आएगा ना कहीं पे। देखो ये जो वन बॉक्स है वो कितने कितने यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? 40 और 60 के बीच में 10 बॉक्सेस हैं, तो 5 बॉक्सेस जो है वो 10 के हो गए, 50 आया। अब 42 44 45 40 और 50 के बीच में आएगा ना। गॉट इट? अच्छा, ये क्वेश्चन 22 मैं आपके लिए को ना होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इंटरेस्टिंग है। ये आपने करना है, क्वेश्चन 22 खुद से करना है, बाकी सारे ही करना है, लेकिन ये 22 मत छोड़ना। ये नहीं हो तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना, हम क्लास स्टार्ट करने से पहले ना ये अलग क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन 25 में कह रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड was reacted with magnesium ribbon and the volume of hydrogen gas evolved was measured for the first 80 seconds. What was the average rate of production of hydrogen gas? एवरेज रेट पूछ रहा है। एवरेज रेट कैसे निकालना है? हमने सबसे पहली क्लास में एवरेज रेट का फॉर्मूला पढ़ा था। एवरेज रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल चेंज जो आता है ना, अब इसमें वॉल्यूम कलेक्ट कर रहे हैं कार्ब हाइड्रोजन गैस की, तो टोटल चेंज इन वॉल्यूम ओवर टोटल टाइम। तो टोटल कितना वॉल्यूम हमने कलेक्ट किया है वो हम ग्राफ से पढ़ेंगे। ये वैल्यू आ रही है, अब देखो 30 और 40 के बीच में 5 बॉक्सेस हैं, मतलब एक बॉक्स जो है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब का है। तो इट मीन्स टोटल वॉल्यूम जो प्रोड्यूस हुआ है वो 32 सेंटीमीटर क्यूब प्रोड्यूस हुआ है। अब कितने टाइम में प्रोड्यूस हुआ है वो एक्स एक्सिस से देखेंगे, 80 सेकेंड्स में प्रोड्यूस हुआ है। तो 32 डिवाइडेड बाय 80, इससे हमारे पास एवरेज रेट आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम कलेक्टेड इन टोटल टाइम। ये वैल्यू क्या आ रही है? 0.4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 0.4 आ रहा है अब्दुल्ला। सही है, क्लियर है बातें यहाँ तक? पेपर टू है, पेपर टू करें। ज्यादा क्वेश्चंस इसमें है नहीं एमसीक्यूज में, तो अब मैं बाकी ना होमवर्क के लिए आपको लीव कर रहा हूँ, तो इसको प्लीज कर लेना, छोड़ना नहीं। अच्छा, पेपर टू में क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर इसमें। अब क्वेश्चन वन में कह रहा है द एलिमेंट इन ग्रुप 7 ऑफ द periodic टेबल आर कॉल्ड halogens. Chlorine reacts with iron to form iron 3 chloride in a closed container. The pressure of the chlorine is increased. Describe and explain what happens to the rate of this reaction. अब क्लोरीन जो है वो गैस है, राइट? क्लोरीन रिएक्ट करेगा आयरन विद आयरन। आयरन तो सॉलिड है लेकिन क्लोरीन तो गैस है ना। तो इसमें कह रहा है कि जब हमने प्रेशर ऑफ द क्लोरीन इंक्रीज किया है तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, आपने डिस्क्राइब भी करना है, उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो गैस का प्रेशर जब इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। और इंक्रीज होने का रीजन क्या होता है? बिकॉज व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ अ गैस, द गैस पार्टिकल्स दे मूव क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, और देयर वॉल्यूम डिक्रीजेस एज, एक्सप्लेन करना है अब इस बात को, एज पार्टिकल्स मूव closer to each other, their frequency of effective collision decreases. Omega beta makes sense. Yes, you can also write more number of particles per unit volume. You can also write
volume of gas या volume of particles, more particles in the same volume, or you can also write particles get crowded. तो आप कोई भी alternate word use कर सकते हो अब्दुल्ला, ठीक है वो भी। नेक्स्ट पार्ट 2 में कह रहा है आयरन थ्री क्लोराइड कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर सम रिएक्शंस, एक्सप्लेन हाउ अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन। अब कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज करता है, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन, इसमें बेसिकली कैटलिस्ट की डेफिनेशन लिखनी है। तो कैटलिस्ट किस तरह से किसी भी रेट ऑफ अ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है, बिकॉज इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट की जो कंप्लीट डेफिनेशन है ना, वो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आपको, कैटलिस्ट किस तरह से रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज करता है। जैफा डिक्रीज लिख दिया है मैंने, सॉरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस, डिक्रीज लिख दिया सॉरी, यहाँ पे इंक्रीज कर लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस। अच्छा भाई, कैटलिस्ट रेट ऑफ अ रिएक्शन किस तरह से इंक्रीज करता है, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट, अब उसने ये नहीं पूछ रहा है कि बताओ कैटलिस्ट यूज करने से क्या होगा, कैटलिस्ट यूज करने से रेट इंक्रीज होगा, वो बात तो उसने खुद लिख दी है ना, तो उसका मार्क नहीं मिलेगा आपको। अगर आप ये कहो कि मैंने लिखा है कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन, ये बात तो उसने खुद ही लिख दी है, तो इसका मार्क नहीं मिलना है आपको। आपने एक्सप्लेनेशन देनी है कि हाउ कम कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस the rate of a reaction by decreasing the activation energy as it provides an alternative pathway with a lower activation energy। ठीक है, but you can always add this one line to it, which increases frequency of effective collisions। यूजली दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 3 मार्क्स, तो ये पूरा 3 मार्क्स का मैंने आंसर लिखवाया है, लेकिन अभी उसने सिर्फ 2 मार्क्स के लिए कहा हुआ है। तो अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी तक भी लिख दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आप ना ये पूरा ही आंसर याद रखो। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, क्वेश्चन 2 में इज सेइंग रेस्पिरेशन इज अ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ लिविंग सेल्स टू रिलीज एनर्जी, द ओवरऑल, हाँ हुजैफा लिख सकते हो, more particles have energy is greater than activation energy, hence frequency of effective collision increases। अच्छा, क्वेश्चन 2 में ही इज सेइंग द ओवरऑल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द एक्सुडेशन ऑफ ग्लूकोज, इक्वेशन गिवन है, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। कैटलाइज्ड हो रहा है मतलब कैटलिस्ट यूज हो रहा है। अब ये जो कैटलिस्ट यूज हुआ हुआ है ना, उसको वो कह रहा है एंजाइम्स है। एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं, एंजाइम्स है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। जो ह्यूमन बॉडी में रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनका जो कैटलिस्ट होता है वो एंजाइम्स होते हैं, उनको हम एंजाइम्स कहते हैं। हमें बस उसको एज अ कैटलिस्ट ही ट्रीट करना है। एक्सप्लेन हाउ अ कैटलिस्ट सच एज एन एंजाइम कैन स्पीड अप अ रिएक्शन। तो अगेन जो आंसर आपने ऊपर लिखा है वो आप नीचे भी लिख सकते हो। कैटलिस्ट decreases the activation energy by providing an alternative pathway with a lower activation energy, hence frequency of effective collisions increases। मतलब जो आंसर आपने ऊपर लिखा है सेम आंसर नीचे ही आना है। ऊपर कैटलिस्ट के लिए पूछ रहे हैं, नीचे एंजाइम के लिए भी पूछ रहे हैं। एंजाइम क्या है, कैटलिस्ट ही है।
तो आपको जो बायो वाले नहीं है उनको बस एंजाइम्स के बारे में ये याद रखना है, एंजाइम इज अ कैटलिस्ट, दैट्स इट, सेम आंसर। एंजाइम को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे बायो वाले उनको पता होगा लॉग-इन की हाइपोथेसिस, सबस्ट्रेट और एंजाइम, ये सब यहाँ पे बातें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कर भी दो तो मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन जो प्योर केमिस्ट्री वाले हैं उनको बस यही रख लिखना है, जैसे कैटलिस्ट के लिए लिखा है वैसे एंजाइम्स के लिए लिखना है। ठीक है, एंजाइम की डेफिनेशन पहले पूछा करता था, अब जो है वो एंजाइम को एज सच हमने डिफाइन नहीं करना है। तो आप जो है वो एंजाइम, लेकिन फिर भी याद रखो जो बायो वाले हैं उनको तो पता होता है कि एंजाइम क्या होते हैं। तो आप एंजाइम की बस सिर्फ डेफिनेशन याद रखो, इससे ज्यादा एंजाइम्स के बारे में और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। एंजाइम्स क्या होते हैं? दीज आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, ये एंजाइम्स के बारे में हम बस डेफिनेशन इसकी केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट में लिखेंगे। फिर आपने जो है ना बस ये लिखना है कि दीज आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, अभी याद कर लो, बस इतना सही है। आप चाहो तो रेट ऑफ रिएक्शन में ही कहीं उसको ऐड कर लो, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं ये। स्टेट द इफेक्ट ऑफ एंजाइम्स ऑन रिएक्शन, अगेन एंजाइम सिर्फ स्टेट करना है, एक्सप्लेन नहीं करना। तो इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर एक्सप्लेन करने का कहता है तो वो जो ऊपर आपने आंसर लिखा है, इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव पाथवे विद द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो पूरी बात करोगे। अच्छा जी, पार्ट सी, एक्सप्लेन व्हाई द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो किसी भी रिएक्शन का, चाहे फोटोसिंथेसिस हो या कोई भी रिएक्शन हो, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज पार्टिकल्स हैव मोर एनर्जी या मोर काइनेटिक एनर्जी, सो frequency of effective collisions increases, increasing temperature increases kinetic energy of particles. So more particles have energies greater than activation energy, hence frequency of effective collisions increases। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते रहे। गाइस आगे बढ़े। अच्छा जी, क्वेश्चन 4 में प्रोपानोन रिएक्ट्स विद आयोडीन। प्रोपेनॉन कोई एक कंपाउंड है जो कि आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म कलरलेस प्रोडक्ट्स। इक्वेशन इज गिवन, द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस रिएक्शन का जो कैटलिस्ट है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। द टेबल शोज हाउ द रिलेटिव रेट of this reaction changes. Relative rate is just rate of reaction when the different concentrations of propanone, iodine and hydrochloric acid are used. देखो, कंसेंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट की भी डिस्कस कर रहा है, और हमने कैटलिस्ट की कंसेंट्रेशन भी रेट ऑफ अ रिएक्शन अफेक्ट कर सकती है ना। तो वो इसलिए हमने जो 6 फैक्टर पढ़ा था वो कंसेंट्रेशन ऑफ अ कैटलिस्ट था। इसमें कह रहा है डिस्क्राइब हाउ इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस अफेक्ट
द रिलेटिव रेट ऑफ अ रिएक्शन। अच्छा देखो, हमने जो है ना, जो फैक्टर्स पढ़े थे, तो हमने ये पढ़ा था कि जब भी आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करते हो, रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज होता है। अब वो तो हमने फिक्स बात पढ़ी हुई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में इसने एक पूरा टेबल दिया हुआ है। उस टेबल का कुछ मकसद है। देखो, वैसे अगर आप डिटेल में केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो यू विल रियलाइज के इंक्रीजिंग concentration of reactants does increase the rate of a reaction, but it is not same with every reactant। मतलब हर reactant की concentration बढ़ाने से rate of a reaction नहीं बढ़ता। कभी कभार concentration of reactant आप बढ़ाते हो और rate of a reaction constant रहता है, डिक्रीज नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभार कुछ reactant की concentration बढ़ाने से कुछ reactions में rate of a reaction नहीं बढ़ता। अब हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमसे कभी भी वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कंसंट्रेशन बढ़ाई है तो बताओ रेट ऑफ अ रिएक्शन को क्या होगा, तो आप हमेशा लिखोगे कि इंक्रीज होगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में इस तरह से टेबल दे देता है आपको, जिसमें वो खुद रेट की वैल्यूज आपको बता रहा है, तो अगर आप एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, 3 और 4 को देखो, तो एक्सपेरिमेंट 1 में प्रोपेनॉन जो पहला रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन दी हुई है, आयोडीन की भी दी हुई है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भी दी हुई है, और रेट ऑफ अ रिएक्शन भी दिया हुआ है। तो अगर आप प्रोपेनॉन की कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखना चाह रहे हो ऑन द रेट ऑफ अ रिएक्शन, तो हम कोई ऐसे दो एक्सपेरिमेंट चूज करेंगे जिसमें प्रोपेनॉन की कंसंट्रेशन तो चेंज हो रही हो, लेकिन बाकी जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन चेंज ना हो रही हो। क्योंकि अगर मैं किसी एक का इफेक्ट देखना चाह रहा हूँ तो बाकी चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे दो एक्सपेरिमेंट चूज करो जिसमें प्रोपेनॉन की कंसंट्रेशन तो चेंज हो रही हो, लेकिन बाकी जो चीजें है ना, आयोडीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उनकी कंसंट्रेशन चेंज ना हो रही हो, तो ऐसे कौन से दो एक्सपेरिमेंट्स हैं? एक्सपेरिमेंट 1 में प्रोपेनॉन की कंसंट्रेशन है 0.025 और एक्सपेरिमेंट 2 में है 0.05। क्या एक्सपेरिमेंट 1 से 2 में आयोडीन की कंसंट्रेशन चेंज हुई है? नहीं, 0.024 रखी हुई है उन्होंने। और HCl की कंसेंट्रेशन भी कांस्टेंट रखी हुई है दोनों एक्सपेरिमेंट 1 में और एक्सपेरिमेंट 2 में। तो सिर्फ किस चीज की कंसेंट्रेशन चेंज की है उन्होंने? पहले वाले रिएक्टेंट की, जो कि CH3COCH3 है, जिसको वो प्रोपानोन कह रहा है। तो कंसेंट्रेशन 0.025 से 0.05 हुई है, तो ये इंक्रीज हुआ है ना, डबल की है कंसेंट्रेशन। तो कंसेंट्रेशन बढ़ाने से क्या रेट ऑफ अ रिएक्शन बढ़ा है एक्सपेरिमेंट 1 से 2 में? हाँ, 5.1 से 10.2 हो गया। It means increasing the concentration of propanone से rate of a reaction बढ़ रहा है। तो आप क्या लिखोगे? Describe how increasing the concentration of each of these substances affects the relative rate। तो increasing propanone concentration increases rate, मतलब प्रोपेनोन की कंसेंट्रेशन बढ़ाने से रेट इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग प्रोपेनोन कंसेंट्रेशन इंक्रीज। अब मुझे यही चीज आयोडीन के लिए देखनी है, तो आयोडीन के लिए मैं कौन से दो एक्सपेरिमेंट चूज करूंगा? ऐसे दो एक्सपेरिमेंट चूज करो जिसमें आयोडीन की कंसेंट्रेशन तो चेंज हो रही हो, लेकिन बाकी प्रोपानोन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कांस्टेंट रहे। इफ वी सी एक्सपेरिमेंट 3 एंड एक्सपेरिमेंट 4, तो एक्सपेरिमेंट 3 और 4 में देखो आयोडीन की कंसेंट्रेशन 0.024 से 0.012 हो गई है, मतलब डिक्रीज करी है कंसेंट्रेशन। लेकिन जो प्रोपानोन है उसकी कंसेंट्रेशन देखो 3 और 4 में सेम है, 0.05, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भी सेम है, एक्सपेरिमेंट 3 और 4 में 0.05। लेकिन आयोडीन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज करी, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज हुआ है? नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है कि आयोडीन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी तरह अगर आप ये बोलो कि आयोडीन की कंसेंट्रेशन अगर हम इंक्रीज करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई, अगर मैं एक्सपेरिमेंट 4 से एक्सपेरिमेंट 3 को देखूं तो 0.012 से 0.024 हुआ है, तो क्या रेट की वैल्यू बढ़ी है? नहीं, रेट की वैल्यू तो अभी भी कांस्टेंट है। दिस शोज दैट चेंजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ आयोडीन डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो आप क्या लिखोगे? आयोडीन की कंसेंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ अ रिएक्शन पे नो इफेक्ट। समझ आई बात? देखो हसन, हमें हमेशा अ, अगर मेरे पास तीन चीजें हैं एक साथ और मुझे
किसी एक चीज का इफेक्ट स्टडी करना है तो बाकी दो चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे आप फिजिक्स में आपने बॉयल्स लॉ अगर शायद पढ़ा हो, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, लेकिन उस वक्त आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, लेकिन उस वक्त आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ये लॉज हमने भी डिस्कस किए हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में। ठीक है। तो अगर आप कोई दो ये फैक्टर्स का इफेक्ट देख रहे हो, तो तीसरा फैक्टर कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं जिसकी कंसंट्रेशन अफेक्ट कर सकती है, दो रिएक्टेंट है और एक कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन है। तो अगर मैं किसी एक चीज का इफेक्ट देखना चाह रहा हूँ रेट ऑफ अ रिएक्शन पे, तो मैं सिर्फ उसी चीज को चेंज करूंगा, बाकियों को कांस्टेंट रखूंगा। और ये काम तभी करेंगे जब टेबल गिवन होगा इस तरह से। इन ऑर्डर टू कंसिडर द इफेक्ट ऑन रेट of reaction of concentration of particular reactant concentration of all other reactant should stay constant. यस, आयोडीन का आप नो इफेक्ट या नो चेंज कांस्टेंट रहेगा, कुछ भी लिख सकते हो। नो इफेक्ट लिख दो, नो चेंज लिख दो। ठीक है, मतलब एक ही है ना। और रेट स्टे कांस्टेंट, कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अब आप बताओ मुझे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में के लिए पहले मैं हाइड्रो ऐसे दो एक्सपेरिमेंट ढूंढो जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसेंट्रेशन तो चेंज हो रही हो, लेकिन हमारे पास आयोडीन और प्रोपेनॉन की कंसेंट्रेशन चेंज ना हो रही हो। एक्सपेरिमेंट टू एंड एक्सपेरिमेंट थ्री कह रहे हो? ठीक है। एक्सपेरिमेंट टू और एक्सपेरिमेंट थ्री में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसेंट्रेशन जो है वो चेंज हो रही है। वो 0.12 से 0.06 हो गई है, डिक्रीज हो रही है। बाकी आयोडीन की कंसेंट्रेशन देखो सेम है, 0.024 है। और प्रोपेनॉन की कंसेंट्रेशन भी देखो सेम है, 0.05 है। तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो क्या हुआ है, डिक्रीज हो गया। इसका क्या मतलब है कि जब हमने HCl की कंसेंट्रेशन डिक्रीज की है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है। अगर हम HCl की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि वो हमसे ना इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन का पूछ रहा है। तो कह रहे हैं कि डिस्क्राइब हाउ इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ दी सब्सटेंसेस। तो अगर डिक्रीज करने से कंसेंट्रेशन रेट डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज करने से इंक्रीज होगा। तो आप क्या लिखोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए? इंक्रीजेस रेट। सही है भाई, क्लियर है? चलें आगे बढ़े। ये क्वेश्चन ना यूनिक क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे आए हुए नहीं है। तो आपको ये एक दो क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे बस। एक मैंने करवाया, एक आपको होमवर्क में करना होगा। अच्छा जी, पार्ट बी में कह रहे हैं इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी रिमेंबर जो स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ी थी। ठीक है, अब आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, दैट्स व्हाट काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इज। ठीक है, particles have more kinetic energies due to increase in temperature, so more particles have energies greater than activation energy, hence frequency of effective collision increases। जो अभी ऊपर लिखा था वही आंसर है इसका। ठीक है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर increases kinetic energy of particles, so
more particles have energies greater than activation energy, hence frequency of effective collisions increases. पूरा क्या लिखना है? काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी लिखने नहीं बैठ जाना भाई। चले आगे। अच्छा, क्वेश्चन 5 बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने टेबल वाला किया। तो क्वेश्चन 5 मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, या आपने करके बताना है हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, क्वेश्चन 5 हर हाल में करना है सबने। अच्छा, जहाँ पे ये रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम वाले सवाल आपको दिखे ना, तो ये वैसे तो अभी हम ये चैप्टर भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये अभी हम पढ़ ही लेंगे, तो कर सकते हो ये भी। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है स्टूडेंट एडेड एक्सेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रोड्यूस इन द फर्स्ट 2 मिनट इज 24 cm क्यूब। कैलकुलेट द एवरेज रेट ओवर द फर्स्ट 2 मिनट्स। तो एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या अभी हमने पढ़ा? टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, या टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल चेंज इन वॉल्यूम ओवर टोटल टाइम टेकन। तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है? 24 cm क्यूब। कितने टाइम में? 2 मिनट्स में। लेकिन उसने ना रेट का जो यूनिट दिया हुआ है वो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है? जो 2 मिनट्स है मुझे उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मिनट्स को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 मिनट को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो, वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? तो 2 मिनट्स को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे? 2 × 60। आई होप ये बात पता है आप सबको कि मिनट्स को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जी हसन बोलो। अच्छा, पेपर में अगर लाइन से बाहर चला जाओ तो कोई मसला नहीं है, जा सकते हो। हर क्वेश्चन में तो नहीं जा रहे होगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में आप जा रहे होगे। देखो कभी कभार ऐसा होता है, जैसे मेरे साथ तो बहुत होता था कि फॉर एग्जाम्पल ये आपने लिख लिया, ठीक है, अब आपको याद आया आपने गलत लिख लिया, तो आप क्या करोगे? इसको क्रॉस करोगे और फिर ट्राई करोगे, अगर जगह होगी तो उसके ऊपर लिख दोगे। ठीक है, चलो, आपने इसके ऊपर लिख दिया, देन यू रियलाइज कि जो आपने ऊपर लिखा है वो भी गलत लिख दिया। फिर क्या करोगे? उसको भी क्रॉस कर दिया। अब कहाँ लिखोगे? तो फिर आपके पास पेपर के नीचे, पेज के नीचे जो जगह होती है ना, अब वहां पे लिखोगे। मतलब या तो इसको स्टेरिक लगा दो, और एट द एंड ऑफ द पेपर बैक साइड पे हमारे पास कुछ पेजेस ब्लैंक दिए हुए होते हैं। तो उस वहां पे जाके उसका पेज नंबर देखो पेज का, और वहां पे लिख दो कि ये जो आंसर है वो पेज नंबर, फॉर एग्जाम्पल पेज 10 पे। तो आप बस पेज 10 पे जाना इस क्वेश्चन का, जैसे क्वेश्चन 4 का पार्ट बी है, 4 पार्ट बी लिखना और उसका आंसर लिख के आ जाना, वो चेक होगा। ये सारी बातें जब हम ईयरली करेंगे ना तो उसमें डिस्कस करेंगे। हसन बिल्कुल, मोल्स और कंसंट्रेशन क्या हुआ है, असल में इससे आगे वाला जो पार्ट है ना वो स्टोइचियोमेट्री रिलेटेड है, जो हमने अभी रेट में नहीं डाला हुआ। तो अभी फिलहाल आपसे रेट पूछ रहा था, तो मुझे कंसंट्रेशन से मोल्स, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन से मोल्स निकालने का कोई फायदा नहीं है इसमें, वो पार्ट 3 में आगे यूज करवा रहा होगा उसको। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3, इसमें कह रहा है द स्टूडेंट रिपीट द एक्सपेरिमेंट यूजिंग 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ इथेनोइक एसिड। use the kinetic particle theory to explain why the rate of the reaction is slower with ethanoic acid and then with hydrochloric acid। अब इथेनोइक एसिड वीक एसिड है, ठीक है, ये हमने एसिड बेसिस पे पढ़ा है।
अब हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इथेनोइक एसिड पढ़ेंगे दोबारा से, तो हमें अच्छी तरह पता होगा कि इथेनोइक एसिड वीक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब जो वीक एसिड है वो ज्यादा कम एच पॉजिटिव आइन देगा ना सोल्यूशन में, तो जब एच पॉजिटिव आइन की कंसेंट्रेशन कम होगी सोल्यूशन में तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा एच पॉजिटिव आइन देगा सोल्यूशन के अंदर, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो बस आपको ये एक्सप्लेन करना है कि इथेनोइक एसिड का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो क्यों है। क्या लिखोगे इसमें? इथेनोइक एसिड, जो वीक एसिड होते हैं, दे आयोनाइजेस इनकम्प्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो इथेनोइक एसिड आयोनाइजेस incompletely in aqueous solution, so it gives lower concentration of H positive ions, hence frequency of, अब concentration कम होगी तो frequency of effective collision भी कम होगा। frequency of effective collision is lesser as compared to hydrochloric acid, which ionizes completely in aqueous solution। चलें आगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन, वो जो ग्राफ की मैं बात कर रहा था ना जिसमें इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो सकता है, तो वो ये वाला ग्राफ है जिसमें जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे होते हैं। अब इसमें देखो ग्राफ खुद बना के दिया हुआ है उन्होंने, तो जैसा बनाया हुआ है वो मानना पड़ेगा। अभी एनालाइज करते हैं इस ग्राफ को। इसमें कह रहा है जिंक कार्बोनेट थर्मली डिकम्पोजेस टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल कार्बोनेट है, उसको हीट कर रहे हैं, वो ब्रेक डाउन होकर मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। In an experiment, a sample of zinc carbonate is heated in a test tube using a Bunsen burner. The total volume of carbon dioxide formed is measured every 10 seconds. The results are plotted on the graph below. अब यहाँ पे वॉल्यूम वर्सेस टाइम ग्राफ है, लेकिन देखो ये इस तरह से शेप नहीं बनाया हुआ इसने। हमने जितने भी अभी तक शेप पढ़े हैं सारे यूं देखे हमने, वॉल्यूम वर्सेस टाइम ग्राफ। लेकिन यहाँ पे ये पहले वॉल्यूम में इंक्रीज तो देखो हमारे वाले कर्व में भी आ रहा है ना, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रहा है ग्रेडियंट कम हो रहा था या रेट कम हो रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो पहले कर्व अपवर्ड से, फिर लाइन जो है वो कांस्टेंट रही है, स्ट्रेट लाइन रही है, और फिर डिक्रीज हुआ है। तो अगर मैं इस ग्राफ को एनालाइज करूँ ना, तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें क्या हो रहा है, रेट इनिशियली इंक्रीज हो रहे के बजाय, और जिस पोर्शन में स्ट्रेट लाइन बनी हुई है वहां पे रेट कांस्टेंट है। और फिर जब ग्राफ कर्व हो रहा है ऊपर से, तो यहाँ रेट डिक्रीज हो रहा है। और जब ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई है तो यहाँ पे रेट 0 हो गया है। और हम जो कर्व बना रहे थे, जितने एक्सपेरिमेंट्स का, जितने भी हमने क्वेश्चंस देखे अभी, उसमें वॉल्यूम टाइम ग्राफ का कर्व जो है ना वो ये बना हुआ है। और अगर हम इसको एनालाइज करें तो इसमें क्या होता है, शुरू से लेके आखिर तक रेट जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा होता है। एंड पॉइंट कम्स जब रेट 0 हो जाता है, जब लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाती है। आपको जब
नहीं बेटा हसन, क्लास 5:30 तक टाइम है ना। 5:30 बोला था ना कल, 4 to 5:30। आपकी 6 बजे क्लास है। देखो क्वेश्चंस ज्यादा करवाने जरूरी हैं, इसलिए जो हम एक्स्ट्रा क्लासेस कर रहे हैं वो क्वेश्चंस की वजह से कर रहे हैं। हाँ 5:30 पे पढ़ेंगे ना बेटा नमाज, क्या हो गया। अच्छा देखो, जब भी हमें खुद से कर्व बनाने के लिए कहेगा ना, तो हम तो ऐसे ही बनाएंगे जैसे राइट पे बना हुआ है। लेकिन अगर इसने ये बना के दिया हुआ है ना, तो जाहिर है इसमें कुछ चेंज है, इसलिए इसने बना के दिया हुआ है। और इस रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, इस रिएक्शन में देखो, ये ऐसा कर्व कब बनेगा जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही रिएक्टेंट होगा। इसमें ना हमारे पास कोई इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं हो रही है, क्योंकि कोलिजन्स कब होंगी जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं। यहाँ पे तो एक ही रिएक्टेंट है, जिंक कार्बोनेट। और वो डिकम्पोज किस वजह से हो रहा है, कोलिजन्स की वजह से थोड़ी हो रहा है। उसको हीट कर रहे हैं तो वो डिकम्पोज हो रहा है। रिमेम्बर मेटल कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन पढ़ी थी हमने। तो जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उतनी जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, जितना स्लो टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी देर से डिकम्पोज होगा। तो यहाँ पे तो रेट ऑफ अ रिएक्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। तो ये रिएक्शन जो है ना वो डिफरेंट है। अभी तक जितनी भी आपने क्वेश्चंस देखे और थ्योरी हमने पढ़ी, वहां पे दो डिफरेंट तरह के रिएक्टेंट थे, वो रिएक्ट कर रहे थे आपस में, कोलाइड कर रहे थे, तो वहां पे कोलिजन थ्योरी आ रहा था। यहाँ पे बात ही डिफरेंट है, यहाँ पे कोलिजन थ्योरी है ही नहीं। यहाँ पे आप हीट कर रहे हो जिंक कार्बोनेट को, तो वो डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, अब आगे कह रहा है, सजेस्ट व्हाई द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट इंक्रीज बाय वेरी मच व्हेन द जिंक कार्बोनेट इज फर्स्ट हीटेड। भाई पहले इनिशियली वॉल्यूम इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा। लेकिन आगे देखो तो वॉल्यूम अब ज्यादा ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप इनिशियली हीट करना स्टार्ट करोगे तो जिंक कार्बोनेट ठंडा पड़ा हुआ होगा ना, तो इसलिए वो स्लो रेट पे डिकम्पोज हो रहा है। बट जब वो हॉट हो जाएगा तो जल्दी जल्दी डिकम्पोज होगा। इनिशियली जिंक कार्बोनेट was cold, so it was decomposing at a slower rate। समझ आई बात। नहीं नहीं, इसमें देखो हम दो मेटल कार्बोनेट को कंपेयर नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। इसमें ये नहीं पूछ रहा कि कौन सी मेटल कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे तो एक ही मेटल कार्बोनेट है, उसको हीट कर रहे हैं, वो डिकम्पोज हो रही है। तो आप इनिशियली जब आपने हीटिंग जस्ट स्टार्ट की है, तो फौरन तो एकदम से टेम्परेचर नहीं बढ़ जाएगा ना, टेम्परेचर बढ़ने में टाइम लगता है। तो पहले जो है वो स्लो